मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे 10वीं कक्षा का सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट जो ज्योग्राफी काम कर रहे थे उसका लेक्चर थर्ड करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ा था और इसके अतिरिक्त हमने संसाधनों के संरक्षण के उपायों के बारे में पढ़ा और भूमि संसाधन को हमने शुरू कर लिया था कि भूमि संसाधन क्या है और भारत में इसका उपयोग किस किस प्रकार से होता है। तो आज हम आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो थर्ड है उसका फर्स्ट पार्ट है और ये एक आपका बड़ा प्रश्न है जो 5 नंबर में पेपर में आ सकता है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप या फिर कहें कि प्रतिरूप, यानी कि भारत में जो भूमि उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ कहाँ पर किया जाता है। इसे डिस्कस करने से पहले एक बार आप ये जान लीजिए कि भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व या फिर कारक कौन कौन से हैं। यानी कि जो भूमि उपयोग किया जाता है उसको कुछ फैक्टर निर्धारित करते हैं, तत्व निर्धारित करते हैं जिनके कारण हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें 2 प्रकार के हैं ये कारक, भौतिक कारक और मानवीय कारक। पहले भौतिक कारक, जैसे आप फिजिकल फैक्टर अगर मैं कहूँ तो किससे जुड़े होंगे, ये हमारे आसपास की प्रकृति से, पर्यावरण से जुड़े होंगे। जैसे जलवायु है, उच्चावच है, मृदा है, जल की उपलब्धता। जलवायु कैसे प्रभावित करेगी किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग को। अब जलवायु नम जलवायु है तो वहां पर कृषि करने के तरीके अलग होंगे, वहां पर जो मानव के जो क्रियाकलाप है वो अलग होंगे। उच्चावच, अब मैदानी क्षेत्र है तो वहां पर कृषि लोग ज्यादा करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर खनिजों का खनन ज्यादा करेंगे। मृदा कैसे, ये भी बताएगी कि भूमि का उपयोग कैसे होगा और जल की उपलब्धता। और मानवीय जो कारक वो क्या क्या है, जनसंख्या घनत्व। यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो वहां पर भूमि उपयोग क्या होगा, उस भूमि उपयोग पर क्या रहेगा, दबाव रहेगा। प्रौद्योगिकी क्षमता, कई बार टेक्नोलॉजी की सहायता से भी भूमि उपयोग किया जाता है, जैसे कि उद्योग लगाए जाते हैं किस क्षेत्र में तो किसकी सहायता से लगती है, प्रौद्योगिकी की सहायता से। संस्कृति और परंपराएं, ये सब वो कारक हैं जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं या उसको निर्धारित करते हैं। इसके बाद भारत के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में जो भूमि उपयोग का प्रारूप किस प्रकार का। तो सबसे पहले तो भारत का क्षेत्रफल देख लीजिए। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर या फिर कहें कि 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसके 93% भाग के भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। यानी कि हमारे पास पूरे भूमि उपयोग के आंकड़े यहाँ पर नहीं है, हमारे पास केवल 93% भूमि उपयोग के आंकड़े हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है या फिर चीन वाला जो भारत का अधिकृत क्षेत्र है वो, और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनके भी आंकड़े हमारे पास कम मौजूद हैं यहाँ पर भूमि उपयोग के। इसके पूरे भारत के आंकड़े यहाँ पर यानी कि 93% भूमि के उपयोग के आंकड़े हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं। या भूमि उपयोग मुख्यतः 4 रूपों में होता है। इसके अतिरिक्त भी भूमि है, जैसे कि यहाँ तो मेन 4 रूप में आपको बता रहे, इसके बाद जो अन्य जो रूप है उनके बाद में डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहला जो उपयोग है वो है कृषि। अब आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश, तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, भूमि का, कृषि के लिए किया जाता है। दूसरा चरागा, पशुओं को चराने के लिए जैसे। तीसरा है आपका वन, और लास्ट में जो जिसको हम गैर कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको उद्योग, यातायात, आवास, ये सारी चीजें जिसके अंदर आती है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कृषि को। भारत में 1960-61 के आंकड़ों के अनुसार, अब जो आपका जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आप अगर देखेंगे बुक के अंदर, या फिर मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार से कि भारत में 1960-61 के आंकड़ों के अनुसार जो भूमि उपयोग है या जो भूमि उपयोग वो कैसा था, अब कैसा है, और वनों का क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ पाया। तो ये पूरा ही प्रश्न यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। भारत में 1960-61 के आंकड़ों के अनुसार कुल क्षेत्रफल के लगभग 46.26% भाग पर कृषि की जाती है, या की जाती थी। कितने भाग पर, 46.26% भाग पर। लेकिन शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत सभी राज्यों में भिन्न भिन्न है। अब ये बात किसकी कर रही हूं मैं, ये शुद्ध बोए गए क्षेत्र की बात करें जहां जिस पर कृषि की जाती है तो कितना है, 46.26% है। लेकिन ये सब राज्यों में एक जैसा नहीं है। ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा कहाँ पे, पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। अब ये बात तो आपको पता है कि पंजाब हरियाणा की जो मृदा है वो उपजाऊ है, पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो कृषि भूमि है वो किन राज्यों में, पंजाब हरियाणा में। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र शुद्ध बोया गया है। यानी कि 10% से भी कम क्षेत्र में कृषि की जाती है। यदि प्रति भूमि को भी शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत में केवल 54% भाग पर कृषि की जा सकती है। अब प्रति भूमि, जैसे कल वाली क्लास में हमने करा था, प्रति भूमि क्या होती है, जिस भूमि को कुछ समय के लिए उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए खाली छोड़ दिया जाए उसको क्या कहते हैं, प्रति भूमि कहते हैं। तो अगर उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर दें, उस पर भी यदि कृषि करनी शुरू कर दी जाए तो कितना भाग हो जाएगा भारत में कृषि के अंतर्गत,
54% भूमि भाग जो है उस पर कृषि की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो मुख्य जो हमारा जो उपयोग है वो है चरागाह। हमारे देश में चरागाहों का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। 1960-61 में केवल 4.71% था, जो 2014-15 में केवल 3.3% रह गया, यानी कि जो पहले ज्यादा था वो अब और भी कम हो गया। लेकिन भारत में पशु बहुत अधिक है। अभी एक समस्या भी उत्पन्न होती है हमारे सामने कि चारागाह कम होने के कारण पशुओं के लिए किसकी सुविधा की जाती है, सूखे चारे की या फिर चारा फसलें इनके लिए उगाई जाती हैं। तीसरा जो भूमि का उपयोग है वो है वनों के अंतर्गत क्षेत्र। तो भारत में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए 33% क्षेत्र पर वनों का होना आवश्यक है। यानी कि अगर हम देखें वैज्ञानिकों की सोच के अनुसार तो कितना क्षेत्र हमारा वनों के अंतर्गत होना चाहिए, 33% क्षेत्रफल भारत का वनों के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। 1960-61 में यह केवल 18.11% है, यानी कि कितना था, 18.11, जो काफी कम है इससे। और जो 2014-15 में सरकार ने जब इसकी ओर ध्यान दिया तो ये थोड़ा सा बढ़ा था। 2014-15 में बढ़कर केवल ये 23.3% हुआ। यानी कि उद्देश्य कितना बढ़ाने का था, 33%, लेकिन फिर भी कितना हो पाया है, अब आप याद रख लेना, 10% अब भी इससे कम है, 23.3% हुआ। तो वैज्ञानिक दृष्टि से वन हमारे देश में बहुत ही कम है। यानी कि अगर चरागाह की बात करें तो वो भी कम है, और वनों की बात करें तो उसके अंतर्गत भारत में भूमि जो का जो क्षेत्रफल है वो कम है अब भी। चौथा जो मेन जो एक और उपयोग है वो है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि या गैर कृषि कार्यों में जो लगाई गई भूमि। अब ये कृषि के अंतर्गत ये क्षेत्र नहीं आते, लेकिन आर्थिक रूप से इन क्षेत्रों का हमारे लाभ है। तो वो क्या है, देश की अन्य भूमि या तो बंजर है या उसका उपयोग उद्योग, बाजार, व्यापार, परिवहन तथा मानव आवास के लिए किया जा रहा है। 1960-61 में 4.95% भाग पर गैर कृषि कार्य किए गए थे, जो 2014-15 में बढ़कर 8.7% हो गया। अब आपने देखा कि वनों में और गैर कृषि कार्य क्षेत्रों में भूमि का उपयोग जो बढ़ा है। वनों में तो किसकी वजह से बढ़ा है, क्योंकि हमें पारिस्थितिकी संतुलन के अनुसार इसको बढ़ाना है। और गैर कृषि कार्यों में क्यों बढ़ा है, जैसे मानव की आवास की आवश्यकताएं बढ़ती है, उद्योगों का विस्तार हुआ है और सड़कों और रेल मार्गों का विस्तार, इसलिए क्या हुआ, 4.95% से बढ़कर क्षेत्र कितना हो गया, 8.7%। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो भूमि उपयोग है उसके ऊपर कितना दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या तथा उच्च जीवन स्तर के कारण मानव आवास के लिए भूमि की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप अन्य सुविधाओं के विकास के लिए भूमि का निरंतर अभाव होता रहा है। इनकी क्या करें, इस क्षेत्र में जो भूमि का जो उपयोग है वो लगातार बढ़ेगा तो अन्य क्षेत्र जैसे कृषि है, चरागाह है, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। वनों के अधीन भूमि में कम वृद्धि। अब आपका जो प्रश्न है एनसीईआरटी का, उसी में ये एक आगे एक कॉलम ये एक पार्ट उसका दे रखा है कि वनों के अधीन भूमि में कम वृद्धि किस वजह से हुई है। अब वृद्धि तो हुई है, लेकिन ये कम क्यों हुई है, जितना हम करना चाहते थे उतनी क्यों नहीं हो पाई। तो भारत में वनों के अधीन भूमि में वृद्धि बहुत कम हो पाई। इसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है, जिसके कारण मानव आवास, कृषि, गैर कृषि कार्यों के लिए वनों को साफ किया जा रहा है। अब क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि जो भूमि उपयोग हमारा वो किसके लिए ज्यादा किया जाता है, कृषि के लिए। और दूसरा जो उपयोग जो बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है, गैर कृषि कार्यों में जो भूमि उपयोग वो बढ़ रहा है। इसलिए वनों के अधीन जो क्षेत्र है वो अब भी हमारा 33% नहीं हो पाया है। और नेक्स्ट जो इसी का जो अगला पार्ट है, ये तो हमने पढ़े भूमि के उपयोग के प्रारूप, भारत में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब भूमि उपयोग जब किया जाता है तो भूमि उपयोग के कारण कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि भूमि निम्नीकरण की समस्या या फिर कहूं कि भूमि के प्रदूषण की समस्या। और ये हम पढ़ेंगे, इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे इसके संरक्षण के उपाय। पहले करेंगे भूमि निम्नीकरण क्या होता है, इसके क्या क्या कारण है, फिर इसको कैसे बचाया जा सकता है, भूमि को इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेंगे। यानी कि भूमि क्या है, एक ऐसा संसाधन है जो हमें अपने पूर्वजों से मिला, अब हम प्रयोग करें, इसके बाद हमारी पीढ़ियां भी इसको प्रयोग करेंगी। हम अपनी आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें, हम रहते हैं, हम उद्योग लगाते हैं, हमारी आर्थिक क्रिया जितनी होती है वो भूमि पर होती है। कृषि जिससे हम भोजन प्राप्त करते हैं, तो 95% आवश्यकताएं अगर मैं कहूँ तो कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम भूमि से प्राप्त करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा है। अब बात करते हैं भूमि निम्नीकरण की। मानव के जो अत्यधिक भूमि के उपयोग के कारण जो समस्या पैदा वो क्या है, जब प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि अनुपजाऊ होती है तो इसे भूमि निम्नीकरण कहा जाता है या फिर भूषण कहते हैं। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि
यानी कि ये इस समस्या से ग्रस्त है। कितनी भूमि? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, जो बहुत ही ज्यादा है। और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? अगर मानव इसकी ओर ध्यान दे, इसको बचाने की ओर ध्यान दे। तो इसके बाद बात करेंगे हम जिसमें से 28% जो भूमि है वो निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। अलग अलग बता देते हैं। 28% जो भूमि निम्नीकरण हुआ किसकी वजह से हुआ? वनों के कारण हुआ। 56% जो क्षेत्र है वो जल अपर्दित है, यानी कि जल के कारण भी, जैसे कहूँ कि मैं ज्यादा जल की भराई के कारण जलाक्रांति आ जाती है उसके कारण। और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है, जहां पर मिट्टी के अंदर नमक की मात्रा या क्षारीयता बढ़ जाती है। अब इनको हम डिटेल में करेंगे। जो कारक है इसके ह्रास के वो क्या क्या है? इसमें आपको मैं 5 कारक बताऊंगी। सबसे पहला जो कारक है वो है खनन, जिसके कारण क्या हुआ है? भूमि निम्नीकरण हुआ है। खनन के बाद खनन वाले स्थान, खनन क्या होता है? भूमि को खोदकर खनिज निकालना। खनन के बाद खनन वाले स्थानों पर गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं और इसके साथ ही मलबे को भी छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त खनन कार्यों के लिए वनों को काटा जाता है, जिससे भूमि का ह्रास होता है। और खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण बढ़ा है। यानी कि जो खनन क्रिया जो हम करते हैं उसका इफेक्ट भूमि निम्नीकरण पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। दूसरा जो कारक है वो है अति चराई, यानी कि आवश्यकता से ज्यादा पशुओं को चराना। चरागाहों में पशुओं की लगातार चराई से भी भूमि निम्नीकरण बढ़ता है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण है। इससे भूमि बंजर होती है। क्या हो जाती है? इससे भूमि बंजर हो जाती है, वो कृषि के योग्य नहीं रह पाती है। तीसरा जो कारक है वो है अति सिंचाई। अब आवश्यकता से ज्यादा कोई भी चीज हो वो क्या नुकसानदेही होती है। तो अति सिंचाई क्या है? आवश्यकता से ज्यादा अगर क्षेत्र में पानी देते हैं तो भूमि की अत्यधिक सिंचाई से जल भराव होता है, जिससे जलाक्रांति, लवणता और क्षारीयता की समस्या भूमि में पैदा होती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या है। अब थोड़ा सा डिस्क्राइब मैं इसको कर देती हूँ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा था? हरित क्रांति का। हरित क्रांति जब आई तो सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं राज्यों को मिला था, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के लिए नहरों का विस्तार हुआ था। अब जिन क्षेत्रों से नहरें जाती हैं ना, वहां पर क्या होता है? ये समस्या सबसे ज्यादा होती है जलाक्रांति की, लवणता की, क्षारीयता की। क्योंकि जो नेचुरल जो भूमि की जो आवश्यकता होती है पानी की, उससे ज्यादा पानी हम अगर यहाँ पर देते हैं तो उसमें क्या बढ़ जाती है? जलाक्रांति, जिसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। आवश्यकता से ज्यादा पानी होने के कारण भूमि की जो उपजाऊ शक्ति वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। अगला जो हमारा जो कारक है वो है खनिज प्रक्रिया। खनिजों के कारण, अब एक पढ़ा था हमने खनन, लेकिन ये अलग है। खनन में तो हम भूमि को खोदकर खनिज को निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका परिष्करण करते, जैसे उनको साफ करते हैं। खनिजों के कारण जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मिट्टी के बर्तन बनाना, कंक्रीट बनाना आदि क्रियाओं से वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। यानी कि जब भी कोई उद्योग लगता है तो उससे क्या विसर्जित होती है? धूल। और जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अब अगर कोई लेयर मिट्टी के ऊपर बन जाती है तो क्या होगा? मान लो बारिश होती है उस क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगी? उसकी पानी सोखने की जो क्षमता है मिट्टी की वो बहुत ही कम हो जाती है। और लास्ट जो हमारा जो कारक है प्रभावित करने वाला वो है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा है वो। उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ और अवशिष्ट जल भूमि निम्नीकरण का एक अन्य कारक। अब क्या करते हैं कि उद्योगों से जो कचरा निकलता है उसको भी खुले में छोड़ देते हैं, उससे भी भूमि का ह्रास होता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। और जो भी गंदा पानी या अशुद्ध पानी जो उद्योगों से निकलता है वो भी क्या होता है? भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है। इसके कारण भूमि निम्नीकरण भी होता है, इससे भूमि प्रदूषण भी होता है। तो ये वो सभी कारक थे जिनके कारण भूमि निम्नीकरण बढ़ता है। और लास्ट आज सिर्फ हम ये करेंगे भूमि संरक्षण के उपाय, यानी कि जो ये प्रभाव हमने मानव ने डाले उनसे हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसको कैसे हम बचा सकते हैं, या फिर भूमि ह्रास को नियंत्रित करने वाले उपाय। सबसे पहले तो वनों का विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि वन नेचुरली मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखते हैं। दूसरा जो कारक है वो अति चराई को रोका जाए, जो आवश्यकता से ज्यादा हम चराई करते हैं पशुओं की उसको रोका जाए। तीसरा जो कारक है वो हम अपना सकते हैं बंजर भूमि का उचित प्रबंधन किया जाए। अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो हम बंजर भूमि हमारी सही हो सकती है, उसके ऊपर हम कृषि कर सकते हैं। चौथा जो कारक है वो है रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर, ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। तो क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर वन तो उगेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर हम कांटेदार झाड़ियां लगाकर इसको बचा सकते हैं। पांचवा जो कारक है वो है खनन क्रियाओं को नियंत्रित करना, यानी कि जो खनन क्रियाएं होती है उनको एक सीमा तक ही करना, उनको आवश्यकता से ज्यादा न करना। और लास्ट जो कारक है वो है औद्योगिक कचरे और जल को परिष्कृत करने के पश्चात विसर्जित करना, यानी कि डायरेक्ट उनको कहीं भी खुला या भूमि के ऊपर न छोड़ना, उनको साफ करके ही बाहर निकालना उद्योग से। कल जो हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। आज हमारा जो भूमि संसाधन है या भू संसाधन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और आप एज इट इज इनको उतार सकते हैं। ये जो आज हमने जो टॉपिक कराई आपका एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इनको उतार लें और अच्छे से इनको रीड कर लें। थैंक यू।